हेलो साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जो 5 मई 2025 को फिज़िक्स का पेपर हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन। तो जो अदर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिनके भी सिलेबस में उनके फिज़िक्स के सिलेबस का नाम पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स है, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डुअल नेचर ऑफ लाइट इज एग्जिबिटेड बाई। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है डिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम जानते हैं कि डिफ्रैक्शन जो होता है ये वेव नेचर को बताता है एंड जो फोटो इलेक्ट्रिक होता है ये पार्टिकल नेचर को बताता है। इट मीन्स दैट कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये डुअल नेचर को बताने में कैपेबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted फॉर ए लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 इज प्रोपोर्शनल टू। तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted होता है ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है When light strikes a metal surface, the peak kinetic energy of emitted electrons। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो वेरीज विद लाइट फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फॉलोइंग थियरी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके द्वारा बताया जाएगा? तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा। हम जानते हैं लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, तो ये मोमेंटम पूछ रहा है तो पी इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी एच अपॉन लेमडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता नहीं है। जो ये इसका सही आंसर होगा वो होगा द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 है वेव पार्टिकल डुअलिटी इज। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है कि द आइडिया दैट लाइट बिहेव्स बोथ एज ए पार्टिकल एंड ए वेव, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये इसमें सिर्फ कह रहा है कि पार्टिकल नेचर, इसलिए इनकरेक्ट है, इसमें सिर्फ वेव की बात कर रही है। एंड जो ऑप्शन नंबर डी है वो कह रहा है कि द आइडिया दैट लाइट बिहेव्स एज ए वेव वन डे, ये कह रहा है कि एक दिन वेव नेचर और एक दिन पार्टिकल नेचर, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ऑन। तो कॉम्पटन शिफ्ट किस पर डिपेंड करता है? हम जानते हैं कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लेमडा होता है 2h अपॉन एम सी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी थीटा पर ये डिपेंड कर रहा है, यानी एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट इज ए गुड रेडिएटर किरचॉफ लॉ स्टीफन्स। तो हम जानते हैं कि स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ जो टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है। प्लांक्स लॉ, वीन्स लॉ तो हम जानते हैं कि इसमें लेमडा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो किरचॉफ लॉ है। क्वेश्चन नंबर 10 है ए ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन हाई वेवलेंथ केवल, लोअर वेवलेंथ ओनली, इंटरमीडिएट तो ऑल वेवलेंथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द टर्म एच अपॉन एम जीरो सी इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एन आई क्रिस्टल एक्ट एज। तो ये ग्रेटिंग की तरह काम करता है, तो प्लेनर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 है मैटर वेव्स आर। तो मैटर वेव्स जो होते हैं वो प्रोबेबिलिटी वेव्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है पार्टिकल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी देन द मैक्सिमम दी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी। हम जानते हैं कि दी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी होता है। वो ये बोल रहा है कि वेलोसिटी तो सेम हो गई, यानी लेमडा डिपेंड किया यूनिवर्सली मास पे। इसका मतलब जिसका मास सबसे कम होगा उसका दी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे अधिक होगा। तो जानते हैं कि जो बीटा पार्टिकल होता है वो सबसे हल्का होता है, उसका मास सबसे कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बीटा पार्टिकल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द वेव थियरी ऑफ लाइट डज नॉट एक्सप्लेन। तो वेव थियरी तो पोलराइजेशन जो है
वो ट्रांसवर्स वेव बताता है, यानी वेव से ही वेव थियरी बता रहा है। एंड डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस भी वेव से ही होते हैं, यानी फोटो करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो करंट, यही पार्टिकल नेचर बता रहा है, यानी ये वेव थियरी को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ E1, E2, E3 आर रिस्पेक्टिव काइनेटिक एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन ईच हैविंग द सेम दी ब्रोगली वेवलेंथ, देन। तो हम जानते हैं दी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो होता है लेमडा इक्वल्स टू एच अपान रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें काइनेटिक एनर्जी के लिए तो हमको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, स्क्वायर कर देते हैं रूट हटाने के लिए, तो एच स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर अपान टू एम। कंक्लूसिवली इसको देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो आया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आया, यानी जिसका मास सबसे कम उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। जो हमारा मेन था इसमें वो था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है मास के। तो इसमें जो हमारे पास हैं वो इलेक्ट्रॉन है, अल्फ़ा पार्टिकल है, प्रोटॉन है। तो सबसे ज़्यादा जो मास होता है वो अल्फ़ा का होता है। अल्फ़ा यहाँ पे दिया है दूसरे नंबर पर, यानी E2। तो E2 जो होगा उसका तो दी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम होगा। यहाँ पे तो E3 का सबसे कम दिया है, यहाँ पे E1 का सबसे कम दिया है, यहाँ पे E3 का सबसे कम दिया है। केवल ऑप्शन नंबर डी में जो है वो E2 को सबसे कम दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कम मास का होता है इन तीनों में, इसलिए इसका जो होगा सबसे अधिक होगा, यानी E1 सबसे अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल, देन द रेशियो बिटवीन देयर वेलोसिटीज इज। तो ये बोल रहा है कि दी ब्रोगली वेवलेंथ जो है इक्वल है। दी ब्रोगली वेवलेंथ का मतलब ये हुआ कि एच अपान, अगर प्रोटॉन के लिए देखें तो एम पी वी पी इक्वल्स टू एच अपान एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा, है ना। तो एच एच कैंसिल हो जाएगा। हमसे पूछा है रेशियो, तो पहले प्रोटॉन दिया है फिर अल्फ़ा दिया है, तो हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा का अगर निकालें अल्फ़ा पार्टिकल का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम जानते हैं कि मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है ना। तो 4:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। द फेज वेलोसिटी ऑफ ए वेव हैविंग ए ग्रुप वेलोसिटी ऑफ 6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हमको बताना है 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। तो हम जानते हैं कि वी पी इंटू वी जी इक्वल्स टू होता है सी स्क्वायर। तो हमको निकालना है फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी सी स्क्वायर का मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर, यानी 9 × 10⁻16 अपान वी जी की वैल्यू दे रखा है इसने 6 × 10⁻6, है ना। तो इसको अगर कट करें तो यहाँ पे बचेगा 10⁻10। इसको ऐसा करते हैं कि 90 बना लेते हैं, तो यहाँ से एक ज़ीरो कम हो जाएगा और ये चला जाएगा 15 टाइम में, एंड यहाँ पे बचेगा 10⁻9। यानी कि अगर हम 10⁸ बनाएं, क्योंकि यहाँ पे बोला है 10⁸ में बनाना है, तो ये हो जाएगा 150 गुणे 10⁸, है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट होगा 150। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर ए वैलिड वेव फंक्शन। तो सिंगल वैल्यू होना चाहिए, ये एकदम सही है। कंटिन्यूस होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होना चाहिए वेव को डिनोट करने के लिए, लेकिन ये फाइनाइट भी होना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि कैन बी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है, तो हम जानते हैं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में जो ग्रुप वेलोसिटी होता है वो फेज वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 21,
वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इज, तो जो वेव फंक्शन अभी ऊपर भी बताया कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी 21 का भी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये क्या है कि आर द पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स डिराइव्ड फ्रॉम अदर थियरीज, क्या जो क्वांटम मैकेनिक्स के पास्टुलेट हैं वो किसी थियरी से डिराइव किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बोल रहा है यस दे आर ए स्पेशल केस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्या ये क्लासिकल मैकेनिक्स का कोई स्पेशल केस है? नहीं। यस दे आर डिराइव्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, करेक्ट नहीं है ये। ऑप्शन नंबर सी जो बोल रहा है कि नो पास्टुलेट्स आर रूल्स, जो पास्टुलेट हैं वो नियम हैं और वे डिराइव नहीं हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है फॉर ए क्वांटम वेव पार्टिकल ई, तो इसके लिए जो हो जाएगा एच कट ओमेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का भी। 24 है द यूनिट ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो ये जूल पर केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, तो जो एक्सेसिवली थिन फिल्म होता है, अत्यधिक पतली फिल्म, ये नहीं करती है, ये थिक फिल्म में हो जाएगा भले ही ये मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है द मेन प्रिंसिपल यूज्ड इन इंटरफेरेंस इज, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ये इसका मेन प्रिंसिपल होता है। व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ऐड कंस्ट्रक्टिवली द इंटेंसिटी बिकम, तो हम जानते हैं जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे दो एम्पलीट्यूड को जोड़ा गया है यानी a प्लस ए यानी 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर इट मीन्स दैट 4a स्क्वायर, यानी कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है द शेप ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन इंटरफेरेंस इज, तो द शेप ऑफ द फ्रिंजेस, तो इंटरफेरेंस में जो होता है ये हाइपरबोलिक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है द शेप ऑफ द पैटर्न डिपेंड्स ऑन द, तो जो ये होता है शेप पैटर्न का वो शेप ऑफ द स्लिट पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हेन ए थिन फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन द पाथ 1 ऑफ इंटरफेयरिंग बीम्स ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर ए शिफ्ट ऑफ 30 फ्रिंजेस इज ऑब्जर्व्ड इफ द थिकनेस ऑफ प्लेट इज 0.018 mm द वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो जिनका अगर पेपर ना हुआ हो तो वो प्रीवियस ईयर का पेपर भी ज़रूर सॉल्व कर लें। व्हेन ए थिन प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव, तो इसके लिए जो फार्मूला होगा 2√μ-1 इंटू थिकनेस t इक्वल्स टू n लेमडा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ के लिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं 2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 0.5 है ना, एंड थिकनेस जो है वो है 0.018 एंड अपान में जो आएगा वो n की वैल्यू है वो 30 फ्रिंजेस है, तो ये 30 हो गया। तो 2 इंटू 0.5 ये 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 18 है, एंड जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 यानी 6 से ही शुरू होगा आंसर। मैं इसको शॉर्टकट में बस हिंट लेने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए इसको मैं यूनिट वगैरह नहीं रखा हूँ यहाँ इस फार्मूले में। तो देख रहे हैं कि 6 बार में जाएगा यानी 6000 एंगस्ट्रॉम, एंड जिसको कंप्लीट सॉल्व करना है तो वो कर सकता है, बीएससी मैथ्स वाले तो इतना तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 10th रिंग चेंजेस फ्रॉम 1.40 टू 1.23 सेंटीमीटर व्हेन ए लिक्विड इज, ये भी पिछले साल का क्वेश्चन है जो कि दोबारा से आया है, इसका भी आंसर 1.25 है, तो इसको सॉल्व नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है जीरो ऑर्डर फ्रिंज कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग वाइट लाइट। क्वेश्चन नंबर 33 है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमा 2 म्यू टी cos r इक्वल्स टू 2n + 1 λ/2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ईथर हैज़ नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है, द डिवाइस यूज्ड इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाज इंटरफेरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाउ मच शिफ्ट वाज एक्सपेक्टेड इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो माइकलसन मोरले प्रयोग में कितनी शिफ्ट अनुमानित थी, तो 0.04। क्वेश्चन नंबर 37 है कि इस फिगर में बताना है कि कौन सा फिनोमिनन हो रहा है, तो न्यूटन रिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पूछा है और बोला है कि देयर आर टू आइडेंटिकल कोहेरेंट वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I0 प्रोड्यूसिंग एन इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा 0। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन का क्या कारण होता है, तो इसमें इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर विदाउट चेंजिंग एनी अदर पैरामीटर। और किसी पैरामीटर में चेंज नहीं कर रहे हैं। हाउ इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम अफेक्टेड। तो इसमें जो होगा, जो इसका सेंट्रल मैक्सिमम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर फॉर डिफ्रैक्शन लाइट। तो इसमें से क्या होना चाहिए, जो साइज होता है ऑब्स्टिकल का, तो वो जो होना चाहिए ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। 41 का एज होगा ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी लेंसेज आर यूज्ड इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में 2 कॉन्वेक्स लेंसेज एंड अगर फ्रेनल में पूछता FRESNEL फ्रेनल में अगर पूछता तो नो लेंस कोई यूज नहीं होता है लेंस का उसमें। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ द सेपरेशन बिटवीन 2 slits in double slit Fraunhofer diffraction is changed, what change will be observed in the diffraction pattern। तो इस पर इससे कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन फ्रेनल डाइफ्रैक्शन द रिलेटिव फेज डिफरेंस बिटवीन द कर्व्ड वेव फ्रंट इज। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है कि फ्रेनल विवर्तन में वक्र तरंगाग्र के बीच सापेक्ष चरण भिन्नता है। माय गॉड, हिंदी तो। इन फ्रेनल डिफ्रैक्शन द रिलेटिव फेज डिफरेंस बिटवीन द कर्व्ड वेव फ्रंट इज। तो ये जो होगा नॉन कांस्टेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्टेट द एसेंशियल कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू अकर। तो हमको बताना है कि प्रकाश के विवर्तन के लिए जो आवश्यक शर्त है वो क्या है। तो इसमें जो साइज ऑफ अपर्चर होता है वो मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। ये देख रहे हैं क्वेश्चन पीछे भी आया था, एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है। तो वही इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन फ्रेनल डाइफ्रैक्शन द इंसिडेंट वेव फ्रंटेज। तो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी मिल सकता है ऑप्शन में, सिलेंड्रिकल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, फाइंड द मिसिंग ऑर्डर फॉर ई डबल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो हम जानते हैं कि E + D अपान E इक्वल्स टू N अपान M होता है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो 0.2 + 0.6 अपान 0.2 इक्वल्स टू N अपान M। तो 0.2 + 0.6 0.8, 0.8 को 0.2 से भाग देंगे तो 4, यानी N इक्वल्स टू 4M, यानी 4 का मल्टीपल। तो यहाँ तक तो 4 का मल्टीपल दिख नहीं रहा, ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, 4 8 12 यही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछ रहा है कि रिजॉल्विंग पावर का यूनिट क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो होता है लेमडा अपान डी लेमडा। तो यहाँ पे यूनिट तो बचा ही नहीं, यानी नो एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर 50 है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये पूछ रहा है कि जो रिजॉल्विंग पावर होता है टेलीस्कोप का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड।
क्वेश्चन नंबर 51 है विच टाइप ऑफ वेव शोज द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव शो करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में तो होता नहीं है, साउंड वेव में होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है व्हाट इज द पोलराइजेशन एंगल ऑफ ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। तो ब्रूस्टर लॉ का क्वेश्चन है, tan इनवर्स आई पी इक्वल्स टू दिया है √3। तो यहाँ से आई पी के लिए जब सॉल्व करेंगे, है ना, सॉरी ये यहाँ पे है ना, इसको गलत लिख दिया मैंने। जानते हैं म्यू इक्वल्स टू tan आई पी होता है, तो म्यू की वैल्यू ये √3 दे रखा है, तो √3 इक्वल्स टू tan आई पी हो जाएगा। एंड जब आई पी के लिए सॉल्व करेंगे तो ये tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का। इतना कुछ भी करने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं था, ये डायरेक्ट दिखता है कि tan कितने डिग्री का मान √3 होगा, tan 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53 है सन ग्लासेस आर मेड ऑफ। तो ये पोलराइड्स के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है एन ऑप्टिकल फाइबर बिहेव्स एज ए बायर फ्रिंजेस मीडियम ड्यू टू डिफरेंसेस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इफेक्टिव आर आई एंड कोर ज्योमेट्री। The beat length in a single mode optical fiber is 8 centimeter. When light from a laser with a peak wavelength 0.6 micrometer is launched into it, estimate the model wire fringes. तो हम जानते हैं कि जो मॉडल वायर फ्रिंजेस होता है वो होता है लेमडा जो वेवलेंथ है अपॉन ये लेंथ जो होता है बीट लेंथ एल बी। तो यहाँ पर जब ये वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 1 × 10⁻⁻5 आएगा। अगर रखें तो 0.6 × 10⁻⁻6 अपॉन 8 × 10⁻2 हो जाएगा। यूनिट सबको मीटर में कर लिया। एंड जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 8 7 जा 56 और 8 5 जा 40, यानी 0.75 × 10⁻⁻5 समथिंग आएगा। तो अप्रॉक्स ले जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है द वर्किंग ऑफ निकोल प्रिज्म इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 57 है इन द निकोल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट द कैल्साइट क्रिस्टल लेंथ इज x टाइम इट्स ब्रेथ, द वाट इज x। तो इसके लिए जो वैल्यू है भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, वहाँ पे देखा गया इसको, तो 3 आया था। 57 है ना, 58 है व्हाट शुड बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेन पोलराइज्ड वेव्स वाइब्रेटिंग एट राइट एंगल। सर्कुलरली पोलराइज्ड के लिए 90 डिग्री बनना चाहिए, π/2। 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिएक्सियल क्रिस्टल। तो क्वार्ट जो है ये यूनिएक्सियल है और एक ऑप्टिकल एक्टिव भी है। क्वेश्चन नंबर 60 है इफ़ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज इज π/2 एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू π/4। यहाँ पे नॉट इक्वल टू π/4 दिया, यानी इलिप्टिकली पोलराइज्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लेजर। हम जानते हैं कि जो कोहेरेंसी है उसका कोहेरेंस वो उसका यूनिक प्रॉपर्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल पंपिंग। तो रूबी लेजर। क्वेश्चन नंबर 63 है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन एलईडी मेड अप ऑफ ए सेमीकंडक्टिंग मटेरियल विद बैंड गैप एनर्जी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है E = hc/λ, है ना, E = hc/λ। तो हमको जो है सॉल्व करना है किसके लिए, वेवलेंथ के लिए। तो वेवलेंथ के लिए जब सॉल्व करेंगे तो λ = hc/E हो जाएगा। एंड जब इसकी वैल्यू h की वैल्यू पता ही है 6.626 × 10⁻34, c की वैल्यू भी 3 × 10⁸ एंड E की वैल्यू भी 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे वैल्यू रख करके तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करके देख सकते हैं इसको, जिसको करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 64 है विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। हम जानते हैं वेवग्योर
विबग्योर का यूज करेंगे यहाँ पे, VIBGYOR। तो इधर तो वेवलेंथ इंक्रीज करता जाता है ना। तो यहाँ पे वायलेट सबसे कम, ऑप्शन में है नहीं, इंडिगो है नहीं, यानी ब्लू है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट टाइप ऑफ लेजर कुड काज स्किन कैंसर इफ नॉट यूज्ड प्रॉपरली। तो एक्साइमर लेजर। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट डज द एक्रोनिम लेजर, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट डिटरमाइंस द कलर ऑफ लाइट। तो कलर ऑफ लाइट जो होता है इसका वेवलेंथ, इट्स वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 लेवल लेजर। तो 3 लेवल लेजर जो है वो रूबी लेजर है, और हीलियम नियॉन जो है ये 4 लेवल है, ये 4 लेवल लेजर है। एंड जो रूबी होता है, रूबी एक सॉलिड लेजर होता है, एंड जो ये हीलियम नियॉन होता है वो एक गैस लेजर होता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे द एंड्स ऑफ द रूबी रॉड वर्क्स एज कैविटी मिरर। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 4 लेवल लेजर। ऊपर बता चुका है हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर इज ए टाइप ऑफ गैस लेजर। विच पंपिंग मेथड इज यूज्ड इन हीलियम नियॉन लेजर। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होता है। 72 हो गया। 73 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि विच लेजर आर कॉमनली एम्प्लॉयड इन होलोग्राफी। तो इसमें हीलियम नियॉन लेजर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, 8 पाई न्यू क्यूब, इसमें सिर्फ क्यूब है, इन सब में तो होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट है। आइंस्टीन कोफिशिएंट ए और बी के बीच का रिलेशन है, ऑप्शन नंबर ए जो उसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस्टीन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो जब स्पॉन्टेनियस कहे तो ये ए से डिनोट होगा, अब जब स्टिमुलेटेड आता है तो वो बी से। तो स्पॉन्टेनियस की बात हुई है तो ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। एंड जो A12 होता है वो स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन होता है, एंड जो A21 होता है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। तो एमिशन पूछा है तो इसका A21 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एंड अगर B12 की बात करें, B12 की बात करें तो वो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। एंड जैसे ही 21 जो है 12 जो है 21 बनेगा, ये एमिशन हो जाएगा, स्टिमुलेटेड एमिशन। आई नो व्हाट आई एम राइटिंग इज नॉट क्लियर, जस्ट मैनेज। विच लॉ इज यूज्ड फॉर अचीविंग द रिलेशन बिटवीन द आइंस्टीन कोफिशिएंट। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन के लिए जो होता है ये प्लांक्स रेडिएशन लॉ का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, हु डेवलप्ड द स्पेशल थियरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जानते हैं वेलोसिटी जो होता है वो वेरिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 79, क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर वन ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट। अगर याद हो तो ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, यानी 2 क्वेश्चन ऐसे हुए जो 2 बार हुए हैं, 2 क्वेश्चन यानी 2 नंबर मुफ्त के। ईथर हैज़ नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेम दैट इज मूविंग अपवर्ड एट ए कांस्टेंट स्पीड, फ्रेम दैट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, रेफरेंस फ्रेम दैट इज मोशनलेस, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 1 AMU जो होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, ये तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, द नंबर ऑफ पास्टुलेट ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो 2 पास्टुलेट है ना। क्वेश्चन नंबर 83, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बिकम्स इन पिक्चर। तो जो होता है वो चित्रित कब होता है, तो V इज ऑर्डर ऑफ C। क्वेश्चन नंबर 84 है, ईथर इज। तो ईथर जो है रियल मीडियम है, नॉन इनर्शियल है, हाइपोथेटिकल है। तो हम जानते हैं कि ईथर जो था वो हाइपोथेटिकल मीडियम था, इसी के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर यूज करके माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जिसमें जो सोचा गया था वैसा रिजल्ट मिला नहीं था, निगेटिव रिजल्ट मिला था। क्वेश्चन नंबर 85 है, इन माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट फ्रिंज शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ओनली, एयर ओनली, बोथ, A and B।
लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष दूरी का होता है, डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 88 है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास बिकम। तो हम जानते हैं m इक्वल्स टू m नॉट अपान 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर होता है। ये बोल रहा है, क्या ये लिख दिया मैंने, ये बोल रहा है कि जो है ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट पकड़ ले रहा है, यानी ये जो v की वैल्यू है ये c कह दे रहा है। तो जैसे इस v की वैल्यू c होगी, c से c कट जाएगा, यानी ये बचेगा m नॉट अपान 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा, यानी 0 जब नीचे आया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ईजी सा। क्वेश्चन नंबर 89 है, मास ऑफ मूविंग, हम जानते हैं E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। ये मास के वो पूछ रहा है, ये मैं क्या लिख दे रहा हूँ, m जो हो जाएगा E अपान सी स्क्वायर हो जाएगा, तो E अपन सी स्क्वायर 89 का C हो जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग विद हाई स्पीड न्यू इज गिवन बाय, तो m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन पिछले ईयर आया था, वहाँ पे m की वैल्यू डाल दिया था, m नॉट अपान जो मैंने ऊपर लिखा था 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस एम नॉट। अब सी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी दे सकता है, साथ में भी दे सकता है, जैसे उसकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 91 है, द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0, द ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए मॉलिक्यूल। तो द ब्रोगली वेवलेंथ बताना है, ये चपान रूट 2 पाई एम के टी, बार इससे पहले यूज भी हो चुका है ये फार्मूला। कह रहा है ए मूविंग क्लॉक अपीयर्स टू एन स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा उसको तो वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्लो ही दिखाई देगा, रन स्लो। क्वेश्चन नंबर 94 है, इफ़ द टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज E, फिर से वही E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो m के लिए जब सॉल्व करेंगे तो E अपान सी स्क्वायर, E अपान सी स्क्वायर 94 का C। ये तो हर एक को याद होगा, E स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर 96 है कि द रिलेशन फॉर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, हम जानते हैं L0 जो होता है ये डेल्टा L अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो जो L0 है वो इनिशियली है, तो ये तो है नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैं इसी से कंपेयर कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, अगर हम इसको जो मैंने लिखा था उसको पक्षांतर करें, डेल्टा L इक्वल्स टू L नॉट, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इफ़ एनी लाइट बी मूव्स विद वेलोसिटी सी इन फ्रेम एस, देन इट्स वेलोसिटी इन फ्रेम एस डैश। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो नहीं चेंज होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी ही रहेगा दोनों में। इफ़ रेस्ट मास ऑफ एनी पार्टिकल इज 0 देन इट इज़, अब जब रेस्ट मास 0 है तो मासलेस पार्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 99, आइंस्टीन इक्विवेलेंस मास जो पीछे लिखा हुआ था, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये तो E स्क्वायर इक्वल्स टू एम नॉट सी स्क्वायर दिया है, E स्क्वायर इक्वल्स टू के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, तो नन ऑफ दीज इसका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है ऐसा, है ना, तो डी ही होगा। द मास ऑफ द बॉडी एज इट्स, तो हम जानते हैं जो मैंने फार्मूला भी लिखा था m इक्वल्स टू एम नॉट, तो वहाँ से मिलेगा कि जो वेलोसिटी होती है उसके बढ़ने के साथ जो मास होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन कर लिया है, एंड जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही इजी बोल सकते हैं। मान के चलिए 95 क्वेश्चन एकदम इजी थे, 5 क्वेश्चन में वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाना था, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं था, तो मिला जुला के पेपर बहुत अच्छा था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।